दोस्तों, हमारी यह वीडियो भगवत गीता के आधार पर है, जिसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं, आखिरकार औरत का वह कौन सा अंग है जिसे बेशर्म होकर दबाने अथवा चूसने से अचानक घर में बेतहाशा धन की वर्षा होने लगती है। लोग औरत का कौन सा अंग ज्यादा दबा दबा कर और चूस चूस कर अपार धनी बन जाते हैं। जो भी मनुष्य औरत का यह अंग दबाता है और चूसता है, उसके घर में हमेशा महालक्ष्मी जी का निवास बना रहता है और महालक्ष्मी जी की कृपा उस घर में सदैव ही बनी रहती है। तो दोस्तों, आज के इस अपने वीडियो में हम आपको एक सच्ची कहानी बताएंगे कि औरत का वह कौन सा अंग है जिसे हर मनुष्य को बहुत चूसना चाहिए और दबाना भी चाहिए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, इसलिए इस कहानी को आप एकाग्र होकर अंतर मन से पूरा सुने। तो दोस्तों, अब कहानी सुनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और मुझे सपोर्ट करें। कहानी सुनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गांव में मनोहर नाम का आदमी रहा करता था। वह बहुत ज़्यादा गरीब था। कोई भी काम करता मगर वह बहुत कम रुपए कमा पाता था। कम कमाई की वजह से वह घर आते समय ज़्यादा कुछ सामान भी नहीं लेकर आ पाता था। घर पर इस तरह से आता तो उसकी पत्नी उसको बहुत ताने सुनाती। पत्नी बोलती रहती थी कि तुम्हारे घर में है ही क्या, कुछ भी तो नहीं, और ऊपर से मेरे ऊपर रुआब झाड़ते रहते हो। पत्नी के रोज रोज के ताने सुन सुनकर मनोहर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था, क्योंकि एक तो उसके घर में अन्न का एक भी दाना नहीं, कोई दूसरा सामान भी नहीं, कपड़े लत्ते भी नहीं, और ऊपर से पत्नी के अनाप शनाप ताने, जिससे वह काफी परेशान हो गया। अब होता क्या है दोस्तों कि वह आदमी परेशान होकर घर से निकल गया और एक सुनसान रास्ते में जा ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र रास्ते में तपस्या करते हुए एक ऋषि पर पड़ी। वह झट से जाकर ऋषि के पास बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब ऋषि की तपस्या खत्म हुई तो मनोहर साधु के सामने बहुत जोर जोर से रोने लगा। साधु ने उससे पूछा, पुत्र, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम इतनी जोर जोर से क्यों रोए जा रहे हो? तब मनोहर ने रोते हुए साधु को बताया कि महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी एक पत्नी है और वह मुझे मेरी गरीबी की वजह से रोज रोज बहुत ताने सुनाती है। साधु महाराज, अगर मैं गरीब हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष है? मैं एक बहुत छोटा सा धंधा करता था, मगर पत्नी के क्लेश की वजह से वह धंधा भी चौपट हो गया।
अब मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में आता ही नहीं है। वह मुझसे हर वक्त झगड़ा ही करती रहती है। अब तो मैं दाने दाने के लिए मोहताज हो गया हूँ। हमारे घर में खाने पीने के लिए भी कुछ भी नहीं है। इसके अलावा पहनने के लिए वस्त्र इत्यादि भी नहीं है। इतनी परेशानियों के बावजूद भी मैं अपनी पत्नी को समझाता रहता हूँ कि वह मुझे ताने ना मारा करे और मुझसे झगड़ा भी ना किया करे, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं मानती है। साधु महाराज, मैं इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा हूँ और इसी वजह से मैं घर छोड़कर यहाँ आया हूँ। अब मैं क्या करूँ? तब साधु महाराज कहते हैं, रो मत बेटा, मैं तुम्हें सिर्फ एक काम ही करने के लिए कहूँगा और अगर तुम यह काम करते हो तो तुम शीघ्रातिशीघ्र धनवान बन जाओगे और तुम्हारी समस्याएं भी सुलझ जाएंगी। तुम्हें सिर्फ बहुत ज़्यादा बेशर्म बनके सिर्फ अपनी औरत का यह अंग बहुत कसके दबाना है और बहुत कसके चूसना भी है। ऐसा करने से तुम्हारे घर में बहुत सारा धन आने लगेगा और तुम देखते ही देखते बहुत ज़्यादा अमीर भी हो जाओगे। साधु उसे ठीक से समझाते हैं कि जो भी पुरुष स्त्री का यह अंग दबाता है या चूसता है तो उसके घर में बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति होने लगती है, जिससे उसके घर में लड़ाई भी नहीं होती है। वह जो भी व्यापार करने लगता है उस व्यापार में उसकी तरक्की बहुत ज़्यादा होने लगती है, जिससे धन भी लगातार उसके घर में आता रहता है। साधु महाराज उस मनोहर को बताते हैं कि अब मैं स्त्री के उन अंगों के बारे में बताता हूँ। आप इन सब बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना और अपने जीवन में इन बातों पर अवश्य ही ध्यान देना। तब मनोहर साधु महाराज की बातों को ध्यान से सुनने लगता है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप भी इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनें, अपने जीवन में गौर करें और धन की प्राप्ति करें और फलस्वरूप सांसारिक सभी सुखों को प्राप्त करने में सक्षम बने। दोस्तों, आगे साधु महाराज जी कहानी सुनाना शुरू करते हैं कि एक गांव में एक किसान था। उसके बहुत सारे खेत वगैरह थे। खेतों को जोतने वगैरह के लिए बैल इत्यादि जानवर भी थे। वह किसान बैलों की अच्छी देखभाल करता और खेतों को जोतकर अनाज उगाता। उस किसान के घर में वह और उसकी पत्नी ही रहा करते थे। उन दोनों पति पत्नी के बीच कभी झगड़ा नहीं होता था। वह दोनों बहुत प्यार से रहते थे। दोस्तों, क्योंकि उन दोनों के घर में किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा या क्लेश नहीं होता था, इसलिए उनके घर में महालक्ष्मी का हमेशा निवास रहता था। महालक्ष्मी की कृपा से उसके खेतों में इतनी ज़्यादा पैदावार होती थी कि वह किसान दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा अमीर ही होता जा रहा था और किसान एवं उसकी पत्नी में इतना ज़्यादा प्रेम था कि गांव के सभी लोग उनके प्रेम के बारे में धीरे धीरे जान गए
कि उन दोनों पति पत्नी के बीच अथाह प्रेम है। दोस्तों, धीरे धीरे यह बात इतनी तेजी से फैल गई कि वहाँ के राजा के कानों तक भी पहुँच गई। दोस्तों, उस किसान और उसकी पत्नी के बीच अथाह प्रेम की बात जब राजा के पास तक पहुँचती है तो राजा भी उन दोनों के प्रेम की तारीफ करते हैं। वह राजा सभी को बताते हैं कि हमारे नगर के एक गांव में एक किसान और उनकी पत्नी के बीच बहुत ज़्यादा प्रेम है। उन दोनों के बीच कभी भी किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा या क्लेश नहीं होता है। उन दोनों के बीच आपस में इतना ज़्यादा प्रेम है कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ऐसे युगल प्रेमी देखे ही नहीं हैं। दोस्तों, अचानक से एक दिन राजा पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा देता है कि आज सभी लोग अपने अपने घर पर घी के दिए जलाएंगे। राजा की रानी आकर उनसे पूछती है, महाराज, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप सभी को अपने घर पर दिए जलाने का आदेश क्यों दे रहे हैं? इस पर राजा अपनी रानी को समझाते हुए कहते हैं कि रानी, दीपक और उजाला प्रेम का प्रतीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ घर घर घी के दीपक जलाए जाएं, क्योंकि घी के दीपक जलाने से हर घर में प्रेम ही प्रेम होगा। दरअसल मैं चाहता हूँ कि मेरे नगर के एक गांव के किसान और उसकी पत्नी में जितना प्रेम है उसी तरह का प्रेम मेरे नगर के वासियों एवं गांव के वासियों के हर घर में हो। बस इसीलिए मैं हर घर में दीपक जलाने के लिए कह रहा हूँ। अब दोस्तों, राजा के आदमी हर जगह पर नगर में जाते हैं और डुग्गी पीट देते हैं कि सभी शाम होते ही घी के दीपक जलाएं। दोस्तों, राजा के आदेश को सुनकर नगर गांव के सभी लोग घी के दीपक शाम होते ही जलाते हैं। लेकिन यह क्या, आधी रात होते होते ही सभी के घरों में दीपक बुझ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, किसान के घर का दीपक रात भर जलता रहता है, क्योंकि किसान के घर का दीपक हमेशा उसकी पत्नी ही जलाती थी। वह दीपक जलाने के संबंध में किसी की कोई बात नहीं सुनती थी और अपने मन से ही दीपक को जलाती थी। घर का हर काम भी वह अपने मनमाने ढंग से ही बहुत ध्यान से करती थी। लेकिन किसान भी इस संबंध में अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहता था, क्योंकि वह जानता था कि मैं अगर अपनी पत्नी को ज़्यादा रोक टोक करूँगा तो घर में बिना मतलब में झगड़े होने लगेंगे और बहुत ज़्यादा क्लेश भी होने लगेगा। लेकिन वह फिर भी चुपचाप सहन कर लेता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके घर में किसी भी तरह का क्लेश हो। उस दिन राजा नगर में रात को बाहर निकले और उन्होंने चारों तरफ का नज़ारा देखा। उन्होंने देखा कि किसी के भी घर में आधी रात को दीपक जल ही नहीं रहा है, लेकिन किसान के घर में दीपक जल रहा है। तब राजा
अपनी रानी को भी नगर में ले जाकर सारा नज़ारा दिखाते हैं और उनसे कहते हैं कि देखो, पूरे नगर में किसी के घर में भी आधी रात को दीपक बिल्कुल नहीं जल रहा है, जबकि किसान के घर में रात भर से दीपक जगमगा रहा है। इसका मतलब है कि सचमुच किसान और उसकी पत्नी में बहुत ज़्यादा प्रेम है। राजा की इस बात को समझते हुए रानी कहती हैं कि इस किसान के घर में दीपक रात भर इसलिए जल रहा है क्योंकि इसे उसकी पत्नी जलाती है, और इस किसान के घर में प्रेम भी इसीलिए है क्योंकि उसकी पत्नी के कारण उन दोनों के बीच में प्रेम है। दोस्तों, रानी के मुख से किसान की पत्नी की तारीफ सुनकर राजा रानी से कहते हैं कि तुम्हारा इस तरह से सोचना गलत है। किसान के घर में प्रेम उसकी पत्नी की वजह से नहीं, बल्कि उस किसान की वजह से है। इस पर रानी कहती है, नहीं, किसान की पत्नी बहुत ज़्यादा समझदार है। वह कभी भी किसान से झगड़ा नहीं करती है और इसीलिए यह सब संभव है कि उसके घर में बहुत ज़्यादा खुशियां हैं और धन है, क्योंकि उसकी पत्नी की वजह से उसके घर में कभी झगड़ा होता ही नहीं है। दोस्तों, इस तरह रानी किसान की पत्नी की तारीफ करती रही और राजा किसान की तारीफ करते रहे। उन दोनों के बीच इसी संबंध में काफ़ी देर तक वार्तालाप चलता रहा। यही नहीं, राजा और रानी के बीच इस बात को लेकर बहुत कसके झगड़ा हो गया और रानी ने गुस्से में आकर राजा की दाढ़ी नोच डाली और राजा ने भी अपना अपमान होते हुए देखकर रानी को उठाकर सामने ही पटक दिया। जल्दी ही राजा और रानी को यह एहसास हुआ कि वह अपनी जनता के सामने बिना मतलब में ही झगड़ा कर रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे से कहा कि किसान और उसकी पत्नी के आपसी व्यवहार को लेकर हम फालतू में ही झगड़ा कर रहे हैं। क्यों ना हम किसान और उसकी पत्नी की परीक्षा ले लें, तो दूध का दूध और पानी का पानी सब कुछ सामने हो जाएगा। अब किसान और उसकी पत्नी की परीक्षा लेने की बात पर राजा और रानी आपस में सहमत हो जाते हैं। इसके बाद राजा अपने महल में जाता है और वहाँ एक सैनिक को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि सैनिक, तुम उस किसान के पास जाओ और उस किसान से तुम वह सब बोलना जो मैं तुमको अभी बता रहा हूँ। मैं अभी तुमको 3 प्रश्न बताऊंगा और तुम किसान के पास जाकर वही तीनों प्रश्न उसको बोल देना। इस पर सैनिक कहता है, ठीक है महाराज। दोस्तों, अब वह सैनिक किसान के घर पर जाता है। किसान की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब थी और इसलिए वह उस दिन घर पर ही था, लेकिन उसकी पत्नी खेतों में काम करने के लिए गई थी। घर पर वह बिल्कुल अकेला ही था। सैनिक किसान से मिलता है और उससे कहता है कि मैं इस राज्य के राजा का सैनिक हूँ और मैं तुमसे मिलने आया हूँ। इस पर किसान कहता है, बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। किसान सैनिक से निवेदन करता है कि कृपया आसन ग्रहण कीजिए, मैं अंदर जाकर आपके लिए पानी, जलपान वगैरह लाता हूँ। इस पर सैनिक कहता है कि
ठहरिए, मैं तो यहाँ पर सिर्फ तुमसे मिलकर तुम्हें राजा का संदेश पहुँचाने आया हूँ। किसान सैनिक के सामने हाथ जोड़कर कहता है, ठीक है, तो फिर आप हमें बता दीजिए कि राजा ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है। किसान के द्वारा संदेश पूछने पर सैनिक उसको बोलता है कि महाराज ने आपके लिए ये कहलवाया है कि आप अपनी पत्नी को छोड़ दीजिए और इस काम को करने के लिए आपको महाराज बहुत सारी सोना चांदी हीरे जवाहरात अशर्फियाँ देंगे। यही नहीं, आपके पास जितनी ज़मीन है उससे 2-3 गुना ज़्यादा और ज़मीन भी देंगे। इसके अलावा राजमहल का आधा हिस्सा भी महाराज आपको दे देंगे गिफ्ट में। अब अचानक यह सब सुनने के बाद किसान ने जो जवाब सैनिक को दिया, दोस्तों, वह सुनने के लायक है। किसान ने कहा, अगर महाराज अपना सारा राजपाट भी मेरे को दे दें, फिर भी मैं अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ूंगा। सैनिक, आप यहाँ से जाओ और महाराज को यह सब बातें बता दो। सैनिक वहाँ से चला जाता है और महाराज को जाकर यह सब बातें बताता है। महाराज के पास उस समय रानी भी उपस्थित होती हैं और वह यह सब बातें सुन लेती हैं। फिर महाराज से कहती हैं, आपने किसान की परीक्षा तो ले ली, लेकिन उसकी पत्नी की परीक्षा तो ली ही नहीं है। अब इस तरह से हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा समझदार है। अब रानी ने राजा से कहा, महाराज, मैं भी किसान की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। इन दोनों की परीक्षा लेने के बाद ही पता चलेगा कि कौन समझदार है। बस फिर क्या था, रानी ने भी एक सैनिक बुला लिया और उससे कहा कि तुम किसान के घर जाओ और उसकी पत्नी से जो मैं बोलूं वह कह देना, लेकिन मेरी कही हुई बातें उससे तभी कहना जब किसान घर पर न हो, उसकी पत्नी बिल्कुल अकेली हो। इस पर सैनिक ने कहा कि रानी, उससे क्या कहना है, सारी बात तो मुझे बताइए। तब रानी सैनिक को सब कुछ बताती है और किसान के घर पर सैनिक जाता है और तेज स्वर में किसान के घर पर आवाज देता है। इस पर किसान की पत्नी घर से बाहर निकलती है और कहती है, क्यों इतना तेज चिल्ला रहे हो, क्या बात है। सैनिक ने कहा, मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं, महाराज का सैनिक हूँ और राजमहल से तुम्हारे पास आया हूँ। किसान की पत्नी ने बौखलाहट में पूछा, लेकिन क्यों आए हो। सैनिक ने उसे आगे बताया कि रानी ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है कि तुम अगर अपने पति यानी कि किसान को मार देती हो तो रानी माँ तुम्हें बहुत सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात भेंट में देंगी, साथ में तुम्हें राजमहल का आधा हिस्सा भी दिया जाएगा। यही नहीं, अभी तुम्हारे पास जितनी जमीन है उससे 2-3 गुना ज़्यादा जमीन भी रानी तुम्हें भेंट स्वरूप देंगी। यह सब सुनकर किसान की पत्नी कहती है कि हाँ ठीक है, अगर रानी इतनी सारी दौलत मुझे भेंट स्वरूप देंगी
तो मैं अपने पति को मार दूंगी। तब सैनिक कहता है कि रानी को कैसे पता चलेगा कि तुमने अपने पति को मार दिया है। तब किसान की पत्नी सैनिक से कहती है कि मेरे घर में जो दीपक जल रहा है, जब मैं अपने पति किसान को मार दूंगी तब मैं उस दीपक को बिल्कुल बुझा दूंगी और तुम सबको पता चल जाएगा कि मैंने अपने पति को मार दिया है। सैनिक किसान की बात सुनकर अवाक रह जाता है और जल्दी से राजमहल में जाता है और किसान की पत्नी के साथ हुए सारे वार्तालाप को रानी को बताता है। रानी एकदम से हतप्रभ रह जाती है। अब राजा और रानी को स्त्री जाति से नफरत होने लगती है। तभी राजा अपने नगर के यानी कि अपने राज्य के सभी लोगों को बुलाता है और उनसे कहता है कि हम लोगों की वजह से किसान की जान नहीं जानी चाहिए। तुम सभी लोग ऐसा करो कि सब मिलकर उस किसान के घर जाओ और किसान को बचा लो, वरना उसकी पत्नी उसे मार देगी। अब राजमहल के सभी सैनिक और जनता मिलकर उस किसान के घर जाते हैं और आपस में तय करते हैं कि किसान की पत्नी जब तक उसे मारे और दिया बुझाए, उस समय से पहले ही हम वहां पहुंचकर किसान की जान को बचा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जब सैनिक और जनता किसान के घर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि किसान तो पहले से ही वहां मरा पड़ा हुआ है। यह देखकर सैनिक और सभी लोग उसकी पत्नी को बोलते हैं कि तुमको तो किसान को आधी रात को मारने के लिए कहा गया था, लेकिन तुमने तो शाम को ही किसान को मार दिया है। इतनी जल्दी तुमने किसान को क्यों मार दिया है? तब किसान की पत्नी बोलती है कि किसान को तो मुझे मारना ही था, आधी रात को तो मुझे सिर्फ दिया बुझाना था। उसकी बात सुनकर सारे सैनिक दौड़े दौड़े राजमहल में राजा के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। राजा सैनिकों की बात को सुनकर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और फौरन ही किसान की पत्नी को बंदी बनाने के लिए सैनिकों को आदेश देते हैं। सैनिक वापस किसान की पत्नी के पास जाते हैं और उसे बंदी बनाकर राजा के पास लाते हैं। राजा किसान की पत्नी से पूछता है कि बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो बहुत लालची औरत हो। तुमने तो अपने पति को ही मार दिया है। इस पर किसान की पत्नी राजा को बताती है कि मैं तो किसान को पहले ही मार देना चाहती थी और मैं तो सिर्फ उसे मारने का बहाना ढूंढ रही थी। बहाना मिलते ही मैंने उसे मार दिया, क्योंकि वह मेरे साथ बहुत गंदा व्यवहार करता था। इस पर राजा ने कहा, इस पर क्या करता था किसान? मुझे बताओ। इस पर किसान की पत्नी ने बोला कि वह मेरी नाक का ऊपरी हिस्सा अपनी उंगली से अक्सर बहुत कस के दबाया करते थे। इसके अलावा किसान मेरे साथ एक काम और भी किया करता था। वह किसान मेरे कानों के पिछले हिस्से को हमेशा जीभ से स्पर्श करता रहता था। राजा उससे बोले कि एक बात बताओ,
पहले जब तुम बहुत ज्यादा गरीब थे तब भी क्या किसान ये सब करता था? किसान की पत्नी ने कहा, नहीं महाराज, तब वह किसान मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करता था। राजा ने कहा, तो फिर मैं समझ गया हूँ कि किसान अपनी पत्नी यानी कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करता था। दोस्तों, यहाँ पर साधु महाराज की कहानी खत्म होने के बाद साधु जी ने मनोहर से पूछा कि मनोहर, क्या तुम्हारी समझ में आ पाया कि वह किसान अपनी पत्नी के अंगों को इस तरह से क्यों स्पर्श करता था? इस पर मनोहर बोला, साधु महाराज, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। अब साधु मनोहर को साफ साफ समझाते हैं कि जिस किसी मनुष्य के घर में धन दौलत की कमी हो, उस मनुष्य को अपनी पत्नी के नाक के ऊपरी हिस्से को अपनी उंगली से दबाते रहना चाहिए। दोस्तों, औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को बहुत शुभ माना जाता है, इसीलिए जो व्यक्ति यह काम करता है उसका घर धन दौलत से भर जाता है। और बिल्कुल इसी तरह से जो पुरुष अपनी पत्नी के कान के पिछले हिस्से को अपनी जीभ से स्पर्श करता रहता है, उसका घर धन से भर जाता है। उसके घर में धन की वर्षा शुरू हो जाती है, क्योंकि औरत के कान के पिछले हिस्से में लक्ष्मी जी का वास होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी ये काम अपनी पत्नी के साथ प्यार से करते हैं तो आपका घर भी धन दौलत से भर सकता है। लेकिन आप ये काम अपनी पत्नी को बताकर करें, अन्यथा आपके घर भी किसान के घर की तरह अनर्थ भी हो सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह मोटिवेशनल कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखकर बताएं। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। मुझे सपोर्ट करने की कोशिश करें। इतना लंबा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।